हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे प्रिय शिक्षक साथियों, हमने एक मॉक टेस्ट की वीडियो डाली है जिसमें हमने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उनका विस्तृत वर्णन करके, और साथ में हिंदी विषय के 30 प्रश्न कराए हैं। तो वो पार्ट फर्स्ट था। यदि आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उस पार्ट की लिंक डाल देंगे, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बाकी के जो 3 विषय बचे हैं, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, उनके 30 प्रश्नों को हम यहाँ इस वीडियो में हल करा रहे हैं, पूरे 90 क्वेश्चन। दोनों पार्ट को मिला करके पूरा आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस इस आधार पे आ सकते हैं आपके एमपी टेट जो पात्रता परीक्षा है प्राइमरी टीचर की। ठीक है, चाहे वो सेवारत शिक्षक हों, चाहे नए शिक्षक बनना चाहते हों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम अपने अंग्रेजी विषय से, उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ 60वां प्रश्न हिंदी का खुला हुआ है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब घर की वस्तु या व्यक्ति को कम महत्व देना, इसका सही आंसर है। और ये सही जो राइट लग जाता है ना, इसका मतलब ये आंसर सही है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बता रहे। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है, आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने गुणी व्यक्ति का आदर ना करना ही इस कहावत का अर्थ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए, अब हम जैसे ही नेक्स्ट पर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला विषय, क्योंकि ये 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन खुल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ हैप्पी? हैप्पी का सिनोनियम कौन सा है इनमें से? सिनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची, समानार्थी। हैप्पी मतलब होता है खुश, और खुश इन जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसका अर्थ होता है खुश? तो जॉयफुल का अर्थ होता है खुश। यहाँ देखो, जॉयफुल मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना, और टायर्ड मतलब थका हुआ होता, सैड मतलब दुखी होता, इसलिए हमारा जॉयफुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर कोल्ड। एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। अब ठंडा का विलोम क्या होगा? गर्म। तो इसमें गर्म किसका मीनिंग होगा? हॉट का। तो हॉट पे हम क्लिक करेंगे। हॉट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ कोल्ड। ठीक है, हॉट क्या है? कोल्ड का डायरेक्ट अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल से हमें ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। हमें जब भी आर्टिकल फिल करना होता है तो जो ब्लैंक होता है उसके बाद का वर्ड हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में इसमें पहला जो अक्षर है वो स्वर है, और यदि पहला अक्षर स्वर होता है तो हम उसमें एन भरते हैं। एन, तो ऑप्शन है हमारा तीसरा एन। यहाँ लिखा है द वर्ड ऑनेस्ट बिगिंस विथ ए साइलेंट एच प्रोड्यूसिंग अ वॉवेल साउंड अ, सो एन इज यूज्ड। ठीक है, अ से शुरू हो रहा है इसलिए इसमें एन भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है आप सभी को पता है कि वो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, चलिए हम जब चिल्ड्रन पे टिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि द इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन आपको सही चुनना है। द कैट इज सिटिंग, कैट बैठी है ना। तो यहाँ पे द टेबल, टेबल के नीचे बैठी है, टेबल में तो बैठी नहीं है ना, तो यहाँ अंडर आ जाएगा। तो यहाँ सही आंसर है ये। अंडर इंडिकेट्स अ पोजीशन डायरेक्टली बिलो समथिंग। अंडर मतलब होता है नीचे,
विच फिट्स लॉजिकली हेयर। तो यहाँ हम अंडर भरेंगे, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब सही स्पेलिंग वाला शब्द, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ देखना है। ठीक है, तो इसमें जो शब्द रहेगा वो ब्यूटीफुल हमें देखना है। तो यहाँ ये जो दूसरा वाला है इसकी स्पेलिंग सही है ब्यूटीफुल, तो यहाँ हम कर देंगे। लिखा है ब्यूटीफुल इज द करेक्ट स्टैंडर्ड स्पेलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ए सॉन्ग स्वीटली। वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट वर्ब सिंग्स, इसमें सिंग्स वर्ब है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंग्स। सिंग्स रिप्रेजेंट द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट सी। एक्शन बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल प्रोनाउन। इसमें हमें सही प्रोनाउन यूज करना है। रमन इज अ गुड बॉय, ब्लैंक गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ रमन के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है। रमन कौन है? लड़के का नाम है और लड़के के लिए सिंगुलर है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में हम देख लेते हैं ही है, तो हमने यहाँ ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन प्रोनाउन यूज्ड फॉर मेल लाइक रमन। ठीक है, रमन के लिए यूज होने वाला थर्ड पर्सन का सिंगुलर मस्कुलिन प्रोनाउन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो। गो का पास्ट टेंस पूछा है। तो गो का जो पास्ट होता है वो वेंट होता है ना। इरेगुलर पास्ट टेंस है इसका, गो वेंट गॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, तो दिस इज ए रेड रोज। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो रोज की विशेषता बता रहा है, रेड है ना। तो रेड बर्ड इसका विशेषण एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड नो। तो नो में कौन सा वर्ड साइलेंट है? साइलेंट मतलब है इसको हम नो पढ़ रहे हैं तो के को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो के वर्ड के लेटर है वो साइलेंट इसमें है। ठीक है, तो के पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन का हमें यूज करना है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। तो हमें यहाँ देखना है कि उसने मेहनत की और फेल हो गया। तो यहाँ मेहनत की है तो पास होना था, काम उल्टा हो गया, कंट्रास्ट हो गया। तो जहाँ ऐसा होता है कि होना कुछ था और हो कुछ गया तो लेकिन लगाते हैं हम, तो वट का यूज हम करेंगे। बट इज यूज टू कनेक्ट कंट्रास्टिव आइडियाज, वर्किंग हार्ड वर्सेस फेलिंग। मतलब यहाँ वर्किंग हार्ड हुआ मतलब काम मेहनत से किया उसने तो उसको पास होना था लेकिन फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जो इंग्लिश टीचिंग का गोल है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ओनली वाला आंसर नहीं करना है, ये नहीं होगा, इसको हटा दिया। और नेगेटिव आंसर नहीं करना है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं 4 स्किल LSRW उसको डेवलप करना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज टीचिंग एम्स टू बिल्ड फंडामेंटल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी across the 4 core skills LSRW, listening, speaking, reading and writing skills. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, a person who teaches students in a school is called a। एक पर्सन जो स्कूल में टीच करता है, पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, उसको क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाएगा, टीचर्स प्रोफेशन इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से सही सेंटेंस आपको चुनना है। दे प्लेस फुटबॉल, दे के साथ में हम एस या एस नहीं लगाते वर्ब में, तो ये पहला गलत हो गया।
दे के साथ एज नहीं लगता है, दूसरा भी गलत हो गया। दे एम नहीं लगता, तो हमारा सही आंसर है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट चूज करना है तो बिग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ईस्ट में सूर्य उदय होता है ना, तो राइजेस लिखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो डेली चीज़ें होती हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, है ना, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसकी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो राइजेस फॉर सन, सन के लिए हम राइजेस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन दिल्ली इज अ बिग सिटी। इसमें प्रॉपर नाउन आपको छांटना है। तो प्रॉपर नाउन की एक पहचान होती है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होता है ना। तो इसमें देखो पहला लेटर दिल्ली का ही कैपिटल है, बाकी किसी का नहीं है। तो हमारा दिल्ली स्थान का नाम है, तो प्रॉपर नाउन स्थान और व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दिनों के नाम भी होते हैं, महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, नदियों के नाम ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। तो बर्ड का, पक्षियों का ग्रुप क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लीट, पैक, हर्ड, फ्लॉक। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, तो हमारा जो सही आंसर है वो फ्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है ये फॉर बर्ड्स इज अ फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है पक्षियों का झुंड या समूह। नेक्स्ट हम देखेंगे विच स्किल कम्स फर्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। जब बच्चा शुरुआत में लैंग्वेज भाषा का अर्जन करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब होता है भाषा अर्जन करना, तो सबसे पहले कौन सा स्किल सीखता है वो। तो बच्चा सुनता है सबसे पहले, लिसनिंग, है ना। इन द LSRW ऑर्डर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्किल एक्वायर्ड नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से बच्चा अर्जित करता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी ब्लैंक टू द मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे लिखा है, येस्टरडे पास्ट, सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ बेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। डॉग का फेमिनिन जेंडर पूछ लिया है ना। फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग, तो डॉग का स्त्रीलिंग क्या होगा। डॉग मतलब कुत्ता, तो डॉग का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ हमें देखना। ऑप्शन है बिच और पपी, बिच, बिक्सन और मेयर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिच। ठीक है, बिच इज द स्पेसिफिक फेमिनिन टर्म फॉर फीमेल कैनाइन और डॉग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें सही स्पेलिंग हमें ढूंढना है। तो देखो स्कूल की सही स्पेलिंग हमारी SCHOOL होगी। यहाँ C और D दोनों एक जैसी स्पेलिंग दी हैं, है ना। तो अब जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि 2 ऑप्शन सही हैं, तो उनमें से हम कोई भी चुन लें तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ हम देखते हैं C चुन के, C सही है। ठीक है, स्कूल इज द करेक्ट स्पेलिंग। या D को चुनते तो शायद D भी सही निकलता। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम एंड में। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेलेक्ट द एडवर्ब इन सेंटेंस ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट में हमें एडवर्ब सेलेक्ट करना है, चुनना है। तो ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, और जो फास्ट है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फास्ट। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही कि दौड़ने की प्रक्रिया तेज हो रही है ना। तो यहाँ फास्ट वर्ड एडवर्ब है।
नेक्स्ट हम देखें, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग और बोरोइंग इज कॉल्ड ए। जहाँ किताबें रखी जाती हैं ऐसा प्लेस क्या कहलाता है? लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमारा आंसर है अ लाइब्रेरी इज अ रूम बिल्डिंग कंटेनिंग कलेक्शंस ऑफ बुक्स फॉर रीडिंग, जहाँ पढ़ने के लिए बुक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड की कंपेरेटिव डिग्री, हमें डिग्री भी पढ़ना है। 3 डिग्री होती है इंग्लिश में, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो गुड की होती है बेटर। चलिए, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस एन एप्पल अ डे कीप्स द। इस सेंटेंस, ये कहावत है कि एक दिन में यदि कोई व्यक्ति एक सेब खाता है तो वो डॉक्टर से दूर ही रहता है। तो यहाँ डॉक्टर भरेंगे हम इसमें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये वेल नोन इंग्लिश प्रोवर्ब है ना। प्रोवर्ब मतलब इंग्लिश की कहावत है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में या सेंटेंस के बीच में ये ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। हम देख लेते हैं सेंटेंस। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने मार्क से पहचाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM इन इंग्लिश क्लासरूम शुड बी वेरी कॉस्टली। नहीं, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट, एज एप्रोप्रिएट और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, ओनली वाला आंसर नहीं करना है। तो ये वेरी कॉस्टली, महंगा नहीं यूज करना TLM, ये ओनली वाले हैं तो इनको नहीं करना है। तो हमारा सही आंसर जो बचा है वो है बी वाला। TLM आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेलर्ड टू लर्नर्स एज कॉग्निटिव लेवल एंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मैथमेटिक्स का। स्थानीय मान का क्वेश्चन पूछ लिया है कि संख्या 4852 में अंक 8 का स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो 8 सैकड़ा की जगह पर है। तो 8 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पे है अंक, उस स्थान का जो मान होता है उससे हम गुणा कर देते हैं उस अंक में, तो उसका स्थानीय मान निकल आता है। जैसे अंक 8 सैकड़ा के स्थान पर स्थित है, इसका स्थानीय मान 8 गुणा 100 बराबर से 800 है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं हमें पता होना चाहिए कि 2 से शुरू होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अच्छा, ऐसा भी आ जाए कि सम अभाज्य संख्या बताइए तो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी वो 2 है। अगला प्रश्न है, 250 धन 450 ऋण 200 का मान क्या होगा। तो हमें पहले 250 में 450 जोड़ देना है, जो उत्तर आएगा उसमें से 200 घटा देना है। तो 700 आएगा जोड़ने पे, और इसमें से 200 घटाएंगे तो 500 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भिन्न 3/4 और 1/4 का योग क्या होगा। तो हमने आपको पिछला जो मॉक टेस्ट बताया उसमें भी गणित के सवाल कराए थे, इसमें मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है इसको। तो इसको हम 3/4, योग मतलब होता है जोड़, इनको जोड़ देंगे 1/4। जब ये ऊपर का अंश कहलाता, नीचे का हर कहलाता, तो दोनों के हर एक जैसे हैं, इसलिए हम हर को एक बार लिखेंगे, 4 लिख दिया। और जब हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्याओं को सीधा जोड़ देते हैं हम, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ 4/4 आ जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा इसका। इसमें एक आंसर है, ये हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है समान हर होने पर अंश जोड़ते हैं, हर वही रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब होता है उसकी बाउंड्री की माप। ठीक है, तो आयत आप जानते हैं कि आयत ऐसा बनता है, तो इसमें 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 5 चौड़ाई है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अब हम इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये
तो लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5, तो इनको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 2 का गुणा हम 15 में कर देंगे तो 30 ऐसे भी आएगा। तो चाहे हम वैसा कर लें या ऐसा कर लें, कैसा भी कर लें, आंसर हमारा ये है। सूत्र लगाया है हमने, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक पेन का मूल्य 15 रुपये है, तो ऐसे 12 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो जब एक की कीमत दी गई हो और एक से अधिक की कीमत निकालनी होती है तो हम ऐसी स्थिति में गुणा करते हैं। तो 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100 का 20% कितना होगा। तो जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो हम का की जगह गुणा लगाते हैं। 100 गुणा 20 और बटे प्रतिशत के बदले में बटे में 100 लिखते हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आंसर के 20 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक समकोण का माप कितना होता है। तो समकोण मतलब राइट एंगल हमेशा 90 अंश का होता है, ये आपको याद कर लेना है। 90 अंश का होता है, इसमें 90 अंश होगा ये। ठीक है, समकोण का माप ठीक 90 अंश होता है। अगला हम देखेंगे संख्या 12, 18 और 24 का समानांतर माध्य एवरेज क्या होगा। तो जब भी हमें एवरेज या औसत या समानांतर माध्य या माध्य निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन का, तो हम उन संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो हम 12 धन 18 धन 24 इनको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग दे देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये हम जोड़ेंगे 12, 18, 30 और 24 54 हो जाएंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो हमारा 18 × 3 = 54 होता है, तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे भाग दे दें आप, ऐसा डायरेक्ट काटते नहीं, समझ में आया तो भाग देंगे तो भी आपको 18 मिल जाएगा उत्तर। तो इसका जो उत्तर है वो 18 है। ये है, देखो ऐसा ही किया है। औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, और हल कर देंगे उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, वर्ग की एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, भुजा गुणा भुजा होता है साइड इंटू साइड, है ना। तो बराबर से ये 5 × 5 नहीं समझना है, S × S लिखा है। तो हम 6 × 6 करेंगे तो बराबर से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर है इसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणा भुजा। 6 × 6 कर दिए, 36 का वर्ग, 36 सेंटीमीटर वर्ग। अगला है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये तो आप सबको पता है कि मीट्रिक प्रणाली के अनुसार 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संख्या 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा, है ना। इसका लघुत्तम समापवर्तीय पूछ लिया है। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाता है। 15 और 20 का भाग इनमें से किस में जा रहा है ना, तो 60 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे x धन 5 बराबर 12, तो x का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि x धन 5 है बराबर से 12 है, तो दो पक्ष हैं इसमें। बराबर के इस साइड का एक पक्ष जिसको हम LHS बोलते हैं और दूसरा पक्ष जिसको हम RHS बोलते हैं, है ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो जब भी कोई संख्या चिन्ह सहित हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे हम x का मान निकालना है तो x को यहीं रोकेंगे और हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इस +5 को हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये ऋण का 5 हो जाएगा, तो 12 ऋण 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर से 12 ऋण 5 मतलब 7। तो इसका 7 उत्तर हो जाएगा ये वाला। इस पर हम टिक कर देते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो वही है, ठीक है। x बराबर 12 ऋण 5 बराबर से 7। अगला प्रश्न हम देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। यहाँ त्रिभुज है और इसके तीनों आंतरिक कोण मतलब होता है अंदर के कोण, है ना। ये और ये, इन तीनों कोणों का योग पूछा है तो हमेशा ये 180 डिग्री होता है,
कितना होता है 180 अंश होता है आंसर। ये लिखा है किसी भी समतल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। 0.5 को किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना हो, चाहे वो दशमलव की हो, चाहे भिन्न हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, है ना, तो हम उसको क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम 0.5 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 50। क्या आ जाएगा 50.0, मतलब 50 ही आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 हो तो हम नहीं लिखते हैं, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दशमलव हो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे घड़ी में जब 3 बजते हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो अब हम यहाँ आपको घड़ी बना के बताते हैं कि जो घड़ी है 12, 3 यहाँ होते हैं, तो 3 बजते हैं तो ये ऐसी सुई रहती हैं, तो इनके बीच का कोण क्या है। तो यहाँ हमेशा 90 अंश का कोण बनता है ऐसी स्थिति में, है ना, 90 अंश का कोण बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 3 बजे मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 3 पर होती है, जो परस्पर लंबवत होती हैं। लंबवत मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसी, है ना, ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है, लंबवत होती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें मदद करती हैं। तो गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में। हमें सकारात्मक उत्तर ही ढूंढना है, नकल करना तो गलत हो जाएगा, अनुशासनहीनता गलत हो जाएगा, समय बिताना भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर है हमारा खेल और पहेलियाँ गणित को रोचक बनाती हैं और छात्रों में भय दूर कर सकारात्मक रुचि जगाती हैं। अगला प्रश्न है 7382 में 3 का अंकीय जातीय मान क्या है। अब यहाँ अभी हमने एक प्रश्न देखा था जिसमें स्थानीय मान था, यहाँ जातीय मान मतलब कोई भी अंक का जातीय या अंकीय मान पूछा जाता है तो वो अंक खुद होता है उसका उत्तर। जैसे 3 का पूछा है तो 3 ही उत्तर होगा, 8 का पूछते तो 8 ही उत्तर होता, 7 का पूछते तो 7 ही। अंकीय मान मतलब उसका अंक का मान कितना है, तो फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। फेस मतलब चेहरा देख के, मतलब उस अंक को देख के बताना कि उसकी वैल्यू क्या है। तो 3 की 3 ही है वैल्यू, है ना, 7 की 7 ही होगी, 1 की 1 ही होगी। तो जो भी है वो अंकीय मान या जातीय मान उसका उतना ही होता है जितना वो अंक है। ठीक, देखो यहाँ लिखा है किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे 84/4 का मान क्या होगा। तो 84 को 4 से भाग देना है तो 21 चौके 84 होते हैं, तो हम यदि भाग दे दें, ठीक है, 21 आंसर आएगा। अगला हम देखें एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही, तो 3 घंटे में 6×3=18, 180 किलोमीटर चली जाएगी वो, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अगला हम देखेंगे कि एक किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया तो कितना लाभ होगा। भाई जब हमने खरीदा कम में था और बेचा ज़्यादा में तो लाभ तो होगा, लेकिन कितना होगा। तो हम जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं और खरीदने वाले को क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ निकालते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। अब जो वृत्त है, आपको वृत्त समझना है, ये वृत्त है और ये उसका केंद्र है ना। अभी गोल बनता है वृत्त, बिल्कुल ये केंद्र है। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो हमने बनाया था ये परिधि कहलाती है। ये अच्छे से गोल बनानी पड़ती है, बिल्कुल ये उंगली से बना रहा है तो सही नहीं बना। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या का दुगना होता है उसका व्यास, है ना। जैसे इस तरफ और हम जोड़ दें तो ये हमारा व्यास हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है। तो व्यास दुगना होता है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो दुगना होता है व्यास त्रिज्या का, तो 14 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा इसका ये।
ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि गणित शिक्षण में जियो बोर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके शिक्षण के लिए किया जाता है। अब गणित शिक्षण में जो जियो बोर्ड है उसका उपयोग किस चीज़ के शिक्षण में किया जाता है ना। तो हमें यहाँ देखना है, ऑप्शन है केवल भिन्न का जोड़, या द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियाँ और उनके गुण, त्रिआयामी आयतन, या संख्याओं का गुणन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियो बोर्ड का उपयोग हम द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों और उनके गुण को समझने के लिए करते हैं। जियो बोर्ड पर रबर बैंड की मदद से त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसी 2D 2 डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं उनको बनाकर सिखाया जाता है। अगला है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योग क्या है। तो सम अभाज्य संख्या तो होती है 2 और विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इनका योग पूछ लिया है तो उत्तर है इसका 5। ठीक है, यहाँ लिखा है सबसे छोटी सम अभाज्य 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य 3, तो योग हो जाएगा 2 धन 5। आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक की पूरी 25 अभाज्य संख्याएं याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पैटर्न है 2 4 हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 16 हो गया, मतलब दुगना हो रहा, फिर 16 से 32 हो गया, तो 32 से यहाँ 64 होगा। सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न को आपको पहचानना है, पहचान लेंगे तो आप कर लेंगे। प्रत्येक पद अपने पिछले पद का दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है तो फिर 32 को भी दुगना कर देंगे। अगला है 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पहले तो 1 मीटर का पता होना चाहिए। 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 10 में कितने होंगे, हम 10 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 10 100 दशमलव के 1000। आंसर क्या होगा 1000 सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 मीटर बराबर 10 गुणा 100 1000 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा। अब दशमलव में बदलने के लिए हम नीचे वाले हर से अंश में भाग दे देते हैं, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति में सबसे पहले किस स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन क्या है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति में सबसे पहले किस स्तर पर होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। विश्लेषण स्तर 1, दूसरा है औपचारिक निगमन स्तर 3, तीसरा है स्तर 0 चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, और डी है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। तो जो इसका सही आंसर है, वैन हीले के सिद्धांत को आपको पढ़ना है। गणित में उन्होंने सिद्धांत दिया है, बच्चे ज्यामिति में सबसे पहले 0 स्तर पर होते हैं, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा वैन हीले के अनुसार बालक सबसे पहले आकृतियों को उनकी समग्र दिखावट बनावट के आधार पर पहचानता है, जिसको स्तर 0 बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। संख्या 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या में हम जब 0 से गुणा कर देते हैं तो हमेशा उत्तर 0 आता है, तो उत्तर 0 आता है। ये नियम है, 0 का गुणा नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 आता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटे होते, तो 7 दिन में कितने होते 24 साथी कर देना है हमें। तो 24 का जब हम गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, 24 सत्ती 168, तो 168 घंटे इसमें हो जाएंगे। ये लिखा है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अतः 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन, 24 गुणा 7 168 घंटे होते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे। हमारी मैथ खत्म हो गई है। ये 120 नंबर का क्वेश्चन था। 121 से पर्यावरण शुरू होती है। तो पर्यावरण में सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश
का राज्य पशु स्टेट एनिमल कौन सा है ना। राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा है, ये याद रखना। मध्य प्रदेश का राज्य पशु पूछा है। राजकीय पशु या राज्य पशु बारहसिंगा है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है, जो मुख्यतः कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब जिला पूछ लिया है, कौन से जिले में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। प्रश्न क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे पास मंडला, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंडला जिले में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक्चुअल में ये मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है, तो इसमें बालाघाट ऑप्शन नहीं था तो मंडला हमने कर दिया। अगला हम देखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, फूड मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पौधे। तो सही उत्तर हो जाएगा, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले हमें रोग याद करना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, है ना, मसूड़ों वाला। तो स्कर्वी इसमें ऑप्शन है। और ये जो रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से होता है, तो स्कर्वी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन और खून आने जैसी स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। अब इसको हमें सही करना है। विटामिन सी की सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में, आंवला होता है ना जो फल खट्टा, उसमें होता है। खट्टे जितने भी फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला देखें, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब ये जो पेड़ है, ठीक है, इसको खाने वाले कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो पेड़ों को जो खाएंगे वो शाकाहारी होंगे, तो वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, उत्पादक पौधों को खाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो हमेशा शाकाहारी जैसे हिरन, गाय, बकरी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो आपको पता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसके जो प्रमुख प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यह जो आंदोलन है इसमें जो वहाँ वन काटने के लिए कुछ लोग आए थे तो पेड़ों से चिपक गए थे वहाँ के लोग, इसलिए उसका नाम चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन रखा गया। तो पेड़ों से संबंधित है, वन संरक्षण से। ठीक है, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों की कटाई रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमें सभी ग्रहों के नाम पता होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रह बृहस्पति है ग्रह, ठीक है। इसके लगभग 64 चंद्रमा हैं। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का आकार और द्रव्यमान दोनों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पे शिप्रा, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जो 1312 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। तो इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, कक्षा 4 की हिंदी में है। इसका नाम रेवा भी है ना। चलिए अगला हम देखेंगे, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सही आंसर। सीएनजी का पूरा नाम
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको बोलें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो मुख्य रूप से मीथेन गैस से बनी एक स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल की जो 4 परतें होती हैं, है ना, उनमें से हम समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली ओजोन जो होती है वास्तव में वो ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, चलिए, ये 4 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है और बाह्य मंडल होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? जल जनित मतलब जल से, जब प्रदूषित जल हम पी लेते हैं, गंदा जल पी लेते हैं, तो कौन सा रोग होता है? इसका भी तो विटामिन सी की कमी से होता है, अभी पढ़ा था, ये नहीं होगा आंसर। मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, खांसी आती है इसमें। तो जो कॉलेरा बीमारी है, हैजा होता है पानी, गंदा पानी पीने से। देख लेते हैं, हैजा दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलने वाला एक प्रमुख जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और 0। तो इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अनोखा प्रसार नियम, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, 4 डिग्री पर, ये जल का अनोखा प्रसार नियम है, याद रखना है इसको, कि जल 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व में बदलता है और आयतन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सच्ची और जीवंत जानकारी के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा शिक्षण माध्यम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सच्ची और जीवंत जानकारी के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा शिक्षण माध्यम क्या है? ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना, गृह कार्य देना, केवल कक्षा में व्याख्यान देना। तो जीवंत जानकारी के लिए हमें क्षेत्र भ्रमण करना होता है। क्षेत्र भ्रमण बालकों को प्रकृति और पर्यावरण से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है हमारे पास, बौद्ध स्तूप, हीरे की खदानें, संगमरमर की चट्टानें और प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। तो इसी के लिए प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र जो केव पेंटिंग्स हैं उनके लिए फेमस हैं। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका भोपाल के नज़दीक अपने पाषाण काल के शैलचित्रों और गुफाओं के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था। 1935 में एजी टांसले ने पहली बार इकोसिस्टम, अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं और हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की परिभाषा दी थी 1935 में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण रखा जाता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण रखा जाता है? ऑप्शन है केवल लाल रंग के पक्षियों का, ये गलत हो जाएगा, प्रदूषित नदियों का, विदेशी पर्यटकों का और विलुप्त होने के कगार पर खड़े संकटापन्न जीवों का। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में विश्व के उन जीवों और पौधों की सूची होती है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो हमने अभी बताया था आपको कि मादा मच्छर के काटने से होता है और उसका नाम है एनाफिलीज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स नाम का जो परजीवी होता है
उसके कारण होता है, जिसे मादा एनाफ्लीज मच्छर कहलाती है। जब मादा मच्छर हमें काटती है तो वो अपने लार्वा में प्लाज्मोडियम छोड़ देती है हमारी बॉडी में, उससे मलेरिया होता है। अगला हम देखेंगे, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो किस प्रकार का है? नवीकरणीय और गैर प्रदूषणकारी। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त ना होने वाली और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली स्वच्छ ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, 1984 में जो हुआ था, है ना। प्रश्न क्या है? भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, यही इसका आंसर है। ये दिसंबर 1984 में ये घटना घटित हुई थी, लगभग 2-3 दिसंबर की रात को। ठीक है। और कार्बाइड इंडिया ऐसी कुछ एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कारखाना था, वहाँ पे ये रिस गई थी गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइट इसका उत्तर हो जाएगा। ये लिखा है 2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इससे बहुत जन की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद शेर रीवा में पाए जाते हैं, है ना, रीवा जिले में। तो यहाँ पे आंसर है, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पहली बार मोहन नामक सफ़ेद शेर पकड़ा था, इसलिए रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं। रीवा के महाराजा का नाम है मार्तंड सिंह, इन्होंने पहली बार मोहन नामक एक सफ़ेद शेर पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो पौधे की पत्ती होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। तो आंसर है क्लोरोफिल, पर्णहरिम, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाना किस में सहायक है? तो केवल कठिन शब्दों को केवल वाला उत्तर नहीं लगाना है, उत्तर हो जाएगा बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने में। कहानी विधि से बच्चे परिवेश से जुड़ते हैं, उनमें कल्पना शक्ति और नैतिक पर्यावरणीय चेतना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन दिए हैं 2002, 1972, 1980, 1986। तो ये भारत में लागू हुआ था 1986, 1986 में, भोपाल गैस दुर्घटना के बाद। जो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, उसके बाद 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पूरा विश्व गर्म हो रहा है ना। तो उसके लिए उत्तरदायी गैस जो है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने और भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं हिंदी में भूमंडलीय तापन। सबसे बड़ा योगदान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। अगला प्रश्न देखें, पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो क्वेश्चन है, पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, हिमालय और अरावली। तो सही उत्तर है सतपुड़ा। ठीक है, पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी कहलाती है और यह सतपुड़ा श्रेणी की होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकने की सबसे प्रभावी उपाय क्या है रोकने का? तो वृक्षारोपण करेंगे तो वृक्षों की जड़ों द्वारा मृदा का अपरदन रुक जाता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ी रहती हैं, जिससे पानी या हवा से मृदा अपरदन रुकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। ये सांची स्तूप
जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये क्वेश्चन है। जिसका सही उत्तर है हमारा रायसेन जिला। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध सांची का महान बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, अशोक द ग्रेट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र क्या है? ऑप्शन है उपथीम, एक अलग विषय, मुख्य थीम और केवल एक कहानी। तो इसका सही उत्तर है हमारा मुख्य थीम। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम 6 थीमों में विभाजित है, जिनमें पहली मुख्य थीम परिवार और मित्र है। एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहा जाता है। इसके अनुसार मुख्य थीम क्या है ईवीएस का? परिवार और मित्र। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या है अंतिम? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आसवन, पाश्चुरीकरण, किम्बन और स्टेरिलाइजेशन। तो जो सही उत्तर है वो है फर्मेंटेशन या किम्बन। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलना किम्बन कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर टीचर्स जो तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अब हम इसकी लिंक के बारे में आपको बताते हैं। लिंक कैसे मिलेगी आपको? तो आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब खोलना है। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे है ना, तो यहाँ पे फिर आप सर्च करेंगे आर के राय सर। क्या लिखेंगे? आर के राय सर, ऐसा आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा ऐसा। तो अब आप वीडियो प्ले करेंगे, जैसे ये वीडियो प्ले करते हैं, आप पूछ लिया। ठीक है। और वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक मोर लिखा है, मोर आपके मोबाइल में कोने पे ये मोर लिखा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन आपके मोबाइल में नीचे खुलेगी, यहाँ ये साइड में खुली है। उस पर हम फिर सी मोर पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? सी मोर पे। तो यहाँ ये लिंक दिख रही है, इस लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये लिंक, तो हमारा जो टेस्ट हमने जो आपको इस वीडियो में बताया है वो टेस्ट खुल जाएगा। तो ऐसे ही हम इसमें लिंक दे रहे हैं आपको, तो आप लोग खोल लीजिए और ये वीडियो काम की लगी है तो अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा, तैयारी करते रहिए। बेस्ट विशेस, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।